लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प को लेकर आज दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान आया जिसमें कहा गया कि चीन ने जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई की। ये जमीनी हालात बदलने की सोची समझी कोशिश थी। भारत की तरफ से एलएसी में चीन ने निर्माण की कोशिश की। दोनों पक्षों में 6 जून के फैसले पर अमल की सहमति बनी थी। दोनों पक्ष समझौते के मुताबिक अमन चैन बहाल करेंगे। चीन को अपनी हरकत पर विचार करना था। दोनों पक्ष एलएसी पर एक तरफा कार्रवाई ना करें। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, विवेक काजू सर पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मिस्टर नरसिम्हन हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। लेकिन काजू सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, कल से लेकर आज तक इस समय आपका आंकलन क्या है? क्या हो रहा है हमारी गलवान घाटी में? देखिए, गलवान घाटी में तो हमारे जो सैनिक दोस्त हैं वो बता पाएंगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि बातचीत हुई है और बातचीत का सिलसिला तो हमेशा जारी ही रहना चाहिए, चाहे लड़ाई भी हो। डिप्लोमेसी अपना काम करती है और करना चाहिए। विदेश मंत्री ने हमारा पक्ष, भारत का पक्ष इस बातचीत के दौरान अपने समकक्ष से रखा। मुझे जो लगता है वो ये कि ये मामला तो उन्होंने कहा है कि जो 6 जून का समझौता हुआ था उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन एक और जो वाक्य उनके जो विदेश मंत्रालय के बयान में है वो महत्वपूर्ण है कि इस जो ये कहता है कि इसके बाद भारत को एक इशारा है कि भारत अपनी चीन नीति को फिर से देखेगा और जैसे अभी संबंध हैं वो शायद वैसे नहीं चल पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की मांग भी होगी कि जो 1988 से एक चीन नीति चल रही है, जिस नीति पर सब सरकारों ने अमल किया है, अब हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या उस नीति में परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि नीति की बुनियाद ये थी कि सीमा विवाद पर हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन सीमा विवाद के चलते हम और क्षेत्रों में अपने संबंधों को सीमित नहीं करेंगे और क्षेत्रों में संबंध बढ़ते जाएं। 1988 से पहले हमारा ये विचार था कि क्यों जब तक सीमा विवाद चलेगा भारत चीन रिश्तों में को सीमित ही रहना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ 1988 के बाद। और क्षेत्रों में तो संबंध बढ़े हैं, हमें सबको मालूम है कि व्यापार के क्षेत्र में कितना बड़ा है, चीनी इन्वेस्टमेंट यहाँ आने लगी है। लेकिन चीन की तरफ से कोई भी तत्परता नहीं दिखाई गई इन 32 सालों में कि सीमा विवाद को खत्म किया जाए। यहां तक कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसकी भी परिभाषा अभी चीन नहीं करना चाहता। मैप्स भी पूर्ण रूप से एक्सचेंज नहीं हुए। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये सही है, या फिर अगर चीन कोई सीरियस गंभीरता नहीं दिखाता सीमा के मामले में, तो फिर कुछ न कुछ असर हमें लाना पड़ेगा। और इसका मेरा ये मानना है कि तो क्या बदलाव होने चाहिए आपके नजर में? क्या बदलाव होने चाहिए? अभी मैं जनरल वीपी मलिक से बात कर रही थी। उन्होंने सेना के लिहाज से कहा कि जब भी पेट्रोल पर हमारे जवान निकले तो वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अब बदलनी होगी। आप कूटनीति के लिहाज से आप क्या सुझा सकते हैं कि क्या बदलना चाहिए? कैसे ऐसे पड़ोसी को संभाला जाए या निपटा जाए? जी देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि किसी भी संबंध में, किसी भी रिलेशनशिप में दो देशों में पावर इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एक वक्त था जब चीन और हमारी ताकत एक किस्म से बराबर थी। आज चीन विश्व की महाशक्तियों में गिना जाता है। हम भी उभर रहे हैं, लेकिन हमारी तुलना चीन की शक्ति बहुत ज्यादा हो गई। चीन एक किस्म से दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। अब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है आत्मनिर्भरता का। मैं समझता हूं उसका माने यह है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी।
हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हर छोटी मोटी चीज हम चीन से लाएंगे? क्या हम इन चीजों का मैन्युफैक्चर अपने देश में नहीं कर सकते? तो इन मामलों पर भी एक गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, और इसमें जो हमारा सिस्टम है उसको पूर्ण रूप से विचार करना पड़ेगा। राजनीतिक वर्ग को, सामरिक वर्ग को, हमारे जो उद्योगपति हैं उनको करना पड़ेगा। अगर कोई विधि में, कानूनों में बदलाव लाना है, उनको करना पड़ेगा, हमारे लेबर को करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अंत में दुनिया आर्थिक शक्ति को मानती, सैन्य शक्ति तो अपनी जगह है, लेकिन जो देश आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होता है, ये दुनिया का चलन है, उसका पल्ला भारी होता है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि पावर इक्वेशन मायने रखती है, और आपने ये भी कहा कि आर्थिक शक्ति है वो अपना दमखम, उसका असर दिखता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन जुड़ गए हैं। नरसिम्हन सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस समय क्या हम बदलाव ला सकते हैं मिलिटरीली अपनी चीन की तरफ रणनीति में? थैंक यू, धन्यवाद आपको इस चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। अभी फिलहाल सभी जानते हैं कि भाई अभी क्या हो गया, उसके अंदर 15 तारीख को क्या हुआ था और उसके आगे क्या कार्रवाई के बारे में हम सोच रहे हैं। अभी फिलहाल वहाँ का जो हालत है वो एक क्वाइट शांतपूर्वक है, लेकिन तनाव है, लेकिन थोड़ा शांतपूर्वक उस इलाके के अंदर। वहाँ पे अभी बातचीत चल रही है। आज आपने देखा होगा हमारा विदेश मंत्री चीन का विदेश मंत्री के साथ भी बात कर लिए हैं, तो उसका भी स्टेटमेंट आ चुके हैं। और इसमें ये देखा जा रहा है कि ये इस मामले को किस प्रकार से आगे सुलझाना चाहिए। ये फिलहाल जो है 6 तारीख को जो बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे, उस समय पे ये मान लिया गया था कि ये डिसएंगेजमेंट का कार्रवाई आगे किया जाएगा। उसी के दौरान में ये हादसा हो गया 15 तारीख को। मेरा मानना ये है कि डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस में थोड़ा बहुत डिले आ सकता है, लेकिन हमको इस डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को पहले कंप्लीट करना चाहिए। जो अप्रैल के महीने में जो स्थिति था, उसी स्थिति में उसको लाना चाहिए। उसके आगे हमको ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार का आगे की हादसा होता है या मामला होता है, उसको किस प्रकार से निपटा जाना चाहिए, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल। मिस्टर काटजू, जो आप अपनी बात आप कह रहे थे सर कि आर्थिक तौर पर हमें जो एक निर्भर हैं हम चीन पर, उसको लगातार हमें कम करना है। एक तरफ कल तक पहले बात हो रही थी कि भाई सेना के स्तर पर बातचीत हो रही है, आज हमने देखा किस तरह से हमारे विदेश मंत्री ने बातचीत की। आपको लगता है सर कि इसमें अब पॉलिटिकल एंगेजमेंट की भी जरूरत है, शीर्ष स्तर पर बातचीत की जरूरत है? देखिए, शीर्ष स्तर पर बातचीत तभी ठीक होती है जब उसकी पूरी तैयारी हो, जब राजनयिक स्तर पर पूरी तैयारी हो, तब शीर्ष नेतृत्व की बातचीत कुछ मायने रखती है। अगर वो तैयारी नहीं है तो फिर शीर्ष स्तर की बातचीत से जो नतीजे निकलने चाहिए वो निकलते नहीं है। क्योंकि जब दो देश के सर्वोच्च नेता, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत होती है, तो एक प्रकार से वो फाइनल बातचीत। नेताओं में दोस्ती मित्रता की बात हम कहते हैं, पर्सनल केमिस्ट्री की बात कहते हैं। मेरा अनुभव ये रहा है कि देश और नेता अपने हितों पर चलते, हितों के आधार पर फैसले होते हैं। दोस्तियां अपनी जगह हैं, हित अपनी जगह। और अगर हम इसमें कंफ्यूजन ले आते हैं, ये समझते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर जो एक देश है वो अपने हितों को आगे नहीं बढ़ाएगा, अपने निर्णय में कोई परिवर्तन करेगा, हम गलत नतीजे पे पहुंचते हैं। हाँ, जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग का एक फायदा जरूर होता है। सिस्टम में एक मैसेज जाती है कि शीर्ष नेतृत्व चाहता है ठीक हो, लेकिन अंत में
काजू सर, लेकिन क्या चीन के साथ ये पॉसिबल है? क्या चीन के साथ ये पॉसिबल है कि जो हमारे शीर्ष नेताओं की अंडरस्टैंडिंग है उस पर हम कुछ ज्यादा यकीन कर सके? बिकॉज चीन का रुख तो आप जानते हैं कभी भी बदल जाता है और ये इतिहास इसका गवाह रहा है। देखिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री एक बार मिले या 9 बार मिले। देखिए, मैं एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर जी, वो जनरल प्रिंसिपल मेरा अनुभव, राजनयिक अनुभव ये कहता है, वो जनरल प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। क्योंकि जब नेता मिलते हैं तो हाँ, एक कभी कभी नेताओं में पटती है, कभी नहीं पटती है। सॉरी, मैं बड़ी क्रूड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, पटती है नहीं पटती है, लेकिन अब वो पटना ना पटना इतना मायने नहीं रखता है जितनी की नीतियां जो कि हितों पर आधारित थी। चीन का हित क्या है इस वक्त? वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखे, वास्तविक नियंत्रण रेखा को परिभाषित नहीं होने दे, क्योंकि अगर वो परिभाषित हुई तो ऐसे हादसे होते रहेंगे, वो प्रेशर लाता जाएगा। मैंने कभी नहीं सुना, और हमारे जनरल साहब मौजूद हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया नियंत्रण रेखा पे कि वहां का संतुलन बिगड़े। हमेशा अगर आक्रामक रूप अपनाया है तो चीन ने अपनाया। इस पर सोचने की बात, वो ऐसा क्यों अपनाना चाहता है? दूसरी चीज निधि जी, मैं आपसे कहना चाहता, हमें यह भी सोचना है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का क्या पालन करता है। आप दक्षिण चीन सागर का उदाहरण ले लीजिए, क्या चीन ने वहां पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है? जो समझौते जो दुनिया मानती है अंतर्राष्ट्रीय नियम, क्या उस पर वो चलता है? क्या चीन ने और देशों पर दबाव नहीं डाला है? चीन क्या हमें भी उसी श्रेणी में रख रहा है, मध्य देशों की तरह रख रहा है? एक जमाना था जब चीन हमसे तो यही तो सवाल है सर कि भारत कैसे इससे उभरे? अगर चीन का ये रुख है जो हम सब लोग समझ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन, कैसे भारत उभर सकता है, खासतौर से अगर हम सैनिक तरीके से देखें तो? क्योंकि चाइना अपना डोमिनेंस अगर दिखाना चाह रहा है, वो गलवान घाटी में आ जाता है, पहले नहीं आता है, 1 साल पहले भी आया था, हरसिल में भी हमने देखा था, डेप्सांग में हमने देखा था। तो कैसे अगर हम अलर्ट भी रहते हैं तो क्या हमें बदलाव लाना पड़ेगा इससे मुकाबले के लिए? 2-3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो जो ये इस प्रकार का जो फेस ऑफ है वो 2013 के बाद में ज्यादा बाहर आ रहा है, क्योंकि 2013 में दिप्सांग में हुआ था, 2014 में चूमर में हुआ था, 2017 में डोकलम में, और 2020 में अभी ईस्टर्न लद्दाख और सिक्किम। तो इसमें क्या है कि पहली बात यह है कि पहले तो जो स्टेटस को एंटी जो मैंने पहले बताया था वो पहले हमको ठीक कर लेनी चाहिए। उसके बाद में उस इलाके के ऊपर जो निगरानी है उसको ठीक तरीके से बढ़ाना चाहिए और ठीक तरीके से निगरानी करना चाहिए, और जो हमारे फोर्सेस हैं उनको ठीक तरीके से तैनात करके इस प्रकार का हादसा आगे से ना आए, तो इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंडिया का जो तरक्की है या उसको उभर के आना जो है वो चीन के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन खुद के ऊपर निर्भर है। हमारा आर्थिक स्थिति जो है ठीक तरीके से बढ़ना चाहिए, हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो ठीक तरीके से बढ़ना चाहिए, हमारा जो मिलिट्री का ताकत है वो ठीक तरीके से बढ़ना चाहिए, फिर अपने आप में इंडिया उभर के आएगा। बिल्कुल सर, आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में अहम है जो सार ये निकल कर आ रहा है कि किस तरह से बातचीत का पुल तो बनाए रखना ही है, लेकिन आर्थिक तौर पर भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी, क्योंकि जो आर्थिक तौर पर मजबूत देश होता है वो अपना दबदबा वर्चस्व बना सकता है।